जब बढ़ते हुए गवर्नमेंट खर्चों का ये साइकिल चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह गवर्नमेंट इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मिडिल क्लास लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का इस्तेमाल किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोलने लग गए जिसके लिए टैक्स रूल्स अलग थे। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, पर कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया ये नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी भी कोई चीज होती है। मैक्सिमम लोग कंपनीज यानी कॉरपोरेशन को बड़ी बिल्डिंग समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ फाइल का एक फोल्डर होता है जिसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी में रजिस्टर होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का ग्रुप भी नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक ऐसी लीगल बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों के एसेट एक बार फिर से सेफ हो गए। एक बार फिर कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना पॉपुलर हो गया। ये परमानेंट इनकम टैक्स लॉ के पास होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स के रेट से कम था। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। ये लड़ाई तब छिड़ती है जब लॉ बनते हैं और ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले वो लोग हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपने जॉब में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार शॉक्ड हो जाता हूं जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते सुनता हूं कि स्कूल जाओ ताकि सिक्योर जॉब मिल सके। जिस एम्प्लॉय में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता, चाहे उसकी जॉब कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो। एवरेज अमेरिकी आदमी आज गवर्नमेंट को 50% का टैक्स देता है, यानी एक साल में अगर वो 12 महीने काम कर रहा है तो उसमें से उसने 5 से 6 महीनों तक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम किया ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए पैसे जमा कर सके। मेरे विचार में इस समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे पलट कर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वो चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर अपनी मर्जी से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे बुद्धिमान और स्मार्ट वकीलों और अकाउंटेंट्स की सर्विस लेते हैं और पॉलिटिशियंस को मनाते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास बदलाव करवाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते ऑफर करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, पर इनका फायदा आमतौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलर शब्द 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के आर्टिकल 1031 का छोटा रूप है, यानी कि एक्रोनिम, जिसे यूज करके कोई भी अमेरिकन जब प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उस कमाए गए पैसों से अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इतना बड़ा टैक्स बेनिफिट देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे कैश ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन छूटों यानी एग्जेम्पशंस का फायदा नहीं उठाते
वे अपने एसेट वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मिडिल क्लास के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और गवर्नमेंट की सुइयों को अपने हाथों पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार शॉक्ड होता रहता हूं। और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे गवर्नमेंट से डरते हैं। और मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए गवर्नमेंट दोषी थी। मुझे ये सब पता है, पर जनवरी से लेकर मई के पहले 15 दिनों तक गवर्नमेंट के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया। मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गेम को बुद्धिमानी से खेला और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशंस के जरिए किया जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया लेसन आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैं उनके गाइडेंस में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि नॉलेज ही ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए, उसे कई गुना करने के लिए सही नॉलेज की जरूरत होती है। उस नॉलेज के बिना दुनिया आपको इधर उधर धक्के मारती रहती है। अमीर डैडी, माइक और मुझे हमेशा ये याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना इंसान बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज्यादा टैक्स वसूल कर लेगा। मैं पैसे के लिए काम न करूं, मेरा ये पहला लेसन दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से डील करने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतनी ज्यादा सैलरी देते थे। वकीलों को सैलरी देना गवर्नमेंट को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका बेस्ट लेसन था स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सके। और मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का सम्मान करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून के बारे में न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से डरेंगे नहीं, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गिरोह से ही क्यों न हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा एनकरेज करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया सी जॉब खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे ये नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी के चेक पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने से मैं उस कॉर्पोरेशन के लिए एक दूध देने वाली गाय बन जाता। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे सिर्फ हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कॉर्पोरेट की सीढ़ी क्यों चढ़ना, पूरी सीढ़ी का ही मालिक क्यों न बना जाए। बचपन में मुझे समझ नहीं आया था कि अपने कॉर्पोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। ये एक ऐसा विचार था जो नामुमकिन और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से एक्साइटेड था, पर मेरी कम उम्र में मैं इस संभावना पर सोच ही नहीं पा रहा था कि बड़े लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह को फॉलो कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशन का आइडिया जिंदा रहा और ये मुझे एक अलग रास्ते पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं ये जानता था कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताया है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसे किस तरह करूंगा,
पर मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरी क्लास के साथी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, पर हर बार जब भी मैं अपनी सैलरी के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां यानी डिडक्शन इतना ज्यादा था और जितना ज्यादा मैं काम करता था कटौतियां उतनी ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा तो मेरे सीनियर बॉस मेरे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बातें करने लगे। ये सुनने में अच्छा लगता था, पर मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरोक्स के एम्प्लॉय के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे एसेट वाले कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी मौजूद थी, पर अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। डिडक्शन वाली सैलरी को देख देखकर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई एम्प्लॉयर ये अनुभव करते हैं कि अगर एम्प्लॉय अपने काम से काम रखें तो ये उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपने एसेट बढ़ाना शुरू कर दिए तो मैं एक बेहतर एम्प्लॉय बन गया। मेरे पास अब एक गोल था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे ये लगा कि वहां इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला, और हाँ, मेरी सैलरी के चेक से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुई। ये इंस्पायर करने वाला था। मैं एम्प्लॉय होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसीलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 यानी कि 1978 तक मैं सेल्स में टॉप के 5 लोगों में से एक था। मैं रैट रेस से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉर्पोरेशन से कहीं ज्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी, और वो पैसा जो मैं अपने कॉर्पोरेशन में अपने एसेट वाले कॉलम में बना रहा था, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशंस बेच रहा हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे एसेट वाले कॉलम का हर 10 रुपए का नोट एक बढ़िया एम्प्लॉय था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा एम्प्लॉय तैयार होते थे, और वो सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वो भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरा प्लान सही तरह से चल रहा था और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए लेसन्स के कारण मैं उस रैट रेस के भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गया था। ये पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस फाइनेंशियल नॉलेज के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूं ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल आईक्यू एक्सपर्टीज के 4 बड़े फील्ड से आने वाले नॉलेज से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होंगे, उतने ही ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी, नहीं तो आपका एम्पायर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये लेफ्ट ब्रेन का पहलू है जिसमें डिस्क्रिप्शन या बारीकी की जरूरत है।
फाइनेंशियल लिटरेसी वो काबिलियत है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस एबिलिटी से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है इन्वेस्ट करना, जिसे मैं पैसे बनाने का साइंस कहता हूं। इसमें टेक्निक, स्ट्रेटेजी और फॉर्मूला की जरूरत होती है। ये ब्रेन का राइट पहलू है, यानी कि क्रिएटिव पहलू। नंबर 3 है मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का साइंस, यानी कि मार्केट के टेक्निकल पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि इमोशंस द्वारा चलाए जाते हैं। मार्केट का दूसरा एलिमेंट इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल या फाइनेंशियल समझ है। क्या किसी इन्वेस्टमेंट पे समझदारी है या मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को समझना या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रमोट किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की लिस्ट में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। पर क्रिसमस के लिए इसका एडवर्टीजमेंट करने के बाद जब ये मार्केट से गायब हो गई तो कई लोग ये सोचने लगे कि कंपनी ने जानबूझकर तो इसे गायब नहीं कर दिया है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम, इसलिए मार्केट में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी, वे बेचारे मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी मेरी समझ में नहीं आई, पर यह डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स का बढ़िया एग्जाम्पल है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड मार्केट पर भी अप्लाई होती है। नंबर 4 है कानून के तौर तरीकों की नॉलेज। पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की टेक्निकल स्किल्स के सहारे कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स और सुरक्षा की नॉलेज हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी एम्प्लॉय या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही फर्क है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे लॉन्ग टर्म एसेट के कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि ये टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। ये एक्सपर्टीज का एक ऐसा फील्ड है जो बहुत एक्साइटिंग है, पर इसमें अंदर तक घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या एसेट बहुत बड़ा ना हो। एम्प्लॉय कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन का फायदा ये है कि अगर आपको घूमने जाने का मन है और आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो स्विट्जरलैंड में लोग बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं ताकि खर्चा कंपनी दे। कार का पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के डिनर भी पार्शियल एक्सपेंसेस हैं और ऐसे भी बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक लीगल सोसाइटी में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपने ज्यादातर एसेट को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे ये पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई एसेट है ही नहीं। वे हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, पर वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे गवर्नमेंट या अपने साथी सिटीजन्स के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस बुक का मकसद ये नहीं है कि कॉर्पोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, पर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी हो
तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में जान लें। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में डिटेल में बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स को भी समझाती हैं। एक बुक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कॉरपोरेशंस की ताकत को बखूबी बताती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई स्किल्स और क्वालिटीज को मिलाकर बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर बताई गई 4 टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन में काम कर रहे मिडिल क्लास या एम्प्लॉइज पहले कमाते हैं, फिर पहले टैक्स देते हैं और फाइनली बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए हम आपके एसेट के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। और इस चैप्टर और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट लेसन यही है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं।